तो इकोनॉमिक्स सेकेंड यूनिट पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। जिन लोगों ने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट यूनिट प्लीज जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ लीजिए। सेकेंड चैप्टर सेकेंड यूनिट पर आते हैं। परीक्षा बोर्ड से क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे, और मैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, फालतू के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर आइए आप लोग जरा। और इसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है क्योंकि पीडीएफ में भी मैंने फालतू के क्वेश्चन इस बार नहीं लिए हैं, जो इरेलेवेंट थे उनको हटा दिया है या यहाँ पर नहीं लिया है, राइट। तो आइए, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, आगे बहुत पढ़ेंगे इसको, तो शॉर्ट में पूछने की जरूरत नहीं है, पहले ये 2 नंबर में आता था इसलिए अभी इसको नहीं पढ़ना है। तो हम पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमको पढ़ना है। लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, वेरी शॉर्ट का है इसमें, क्योंकि 3 पॉइंट दिए हैं इसलिए 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो पहले हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं। भाई डिफरेंस पढ़ने के पहले हमें पता भी तो होना चाहिए ना, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का कहता है क्या, आगे तो खैर पढ़ेंगे ही ये। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी की डिमांड, उसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर उसकी प्राइस घटती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक लॉ ऑफ डिमांड होता है। जूही आप पूछ रही है 2 नंबर वाले 3 नंबर में भी आ सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन 3 नंबर के लायक हैं जूही वो करवा रहा हूँ, कवर हैं वो सब यहाँ पर। तो क्या बेसिक डिफरेंस है, पढ़िए। द लॉ ऑफ डिमांड इज ओनली अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, मतलब ये सिर्फ क्वालिटी की बात करता है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी की भी बात करता है। इट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ चेंजेस इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में क्या चेंज होता है वो बताता है। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो जो है क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्सेस टू अ प्राइस, मतलब प्राइस चेंज होने पे उसकी क्वांटिटी में कितना फर्क आता है वो इलास्टिसिटी बताता है। फिर इट डज नॉट स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ चेंजेस इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन प्राइस, प्राइस बदलने से क्वांटिटी में कितना चेंज आया ये नहीं बताता, लेकिन ये बताता है। तो बस यही 3 पॉइंट है, आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड, डिमांड के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को 100% की कैटेगरी में रखूंगा। 2019 में आया था, 20 में नहीं आया, तो 21 में आने की फुल पॉसिबिलिटी है इसको, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे डिमांड इफेक्ट होती है। सबसे पहले डिजायर फॉर गुड्स, मतलब कोई भी गुड्स है अगर आपको उसको खरीदने, डिजायर मतलब होता है इच्छा, उस गुड्स को खरीदने की आपकी इच्छा होगी तभी वो गुड्स आप खरीद पाएंगे। तो एवरी डिमांड डिजायर of any goods is essential. If a person does not have desire of anything, then it cannot be turned into demand. भाई अगर इच्छा ही नहीं है तो आप उस सामान को नहीं खरीद सकते। फिर दूसरा है sufficient means of wealth to purchase, भाई सामान खरीदने के लिए wealth मतलब पैसे भी चाहिए, तो दूसरा एलिमेंट पैसे होता है। तीसरा है eagerness to spend, eagerness, eager मतलब होता है इच्छा, चाहना, तो खर्चा करने की चाह रखना, होना। Person should be willing to use means or wealth to fulfill his demand, otherwise it may remain only desire but not the demand, मतलब अगर उस पर्सन के पास इच्छा नहीं है किसी भी सामान को खरीदने की तो वो सिर्फ उस सामान की इच्छा करेगा, खरीदेगा नहीं। he will remain on desire not the demand, तो भाई खर्चा करने की हिम्मत भी होना चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ जो बिल्कुल इररिलेवेंट है। एक क्वेश्चन है ये शॉर्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, 2019 में आया था, 21 में आने की फुल पॉसिबिलिटी है। ऑडियो का ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट ऑप्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर क्लास के खत्म होने के इमीडिएट बाद आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शॉर्टकट में इसमें हम DMU बोलेंगे। और डिमिनिशिंग मतलब घटना होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी जो है वो घटती जाती है। तो वो क्या लॉ है उसका, एक बार यहाँ से यहाँ तक रीड करते हैं, उसके बाद मैं इसको अपने ऑन लैंग्वेज में समझाऊंगा। Psychologically, instantly of desire of a commodity tends to decrease as more and more units of a commodity are consumed. किसी भी commodity को की अगर एक यूनिट, फिर दूसरी यूनिट, फिर तीसरी यूनिट आप यूज करेंगे कंटिन्यू में, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पहली कप चाय पिया तो आपको बहुत मजा आया, उसके तुरंत बाद जब आप दूसरी कप चाय पियेंगे उसी समय वही चाय, तो आपको उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लगेगा, और तीसरा कप पियेंगे तो और टेस्ट में कमी आएगी। तो जैसे जैसे आप गुड्स कंज्यूम करते जाएंगे उसकी यूटिलिटी में कमी आती जाती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो यहाँ पर भी वही लिखा है, अकॉर्डिंगली एवरी सक्सेसिव मतलब अगली यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ऑफर लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन। It means marginal utility tends to decline as consumption of the commodity increases. जैसे जैसे ये consumption बढ़ेगा तो utility decrease होती जाएगी। तो यही है diminishing marginal utility। अब ये आपको ना पढ़ना है, क्योंकि भाई 3 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो ये आप पूरा सेल्फ रीड करिएगा। I told you earlier, okay? फिर एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के कैरेक्टर्स लिखना है। यूटिलिटी होता क्या है भाई, यूटिलिटी मतलब किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से जो जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें क्या मतलब मिलता है उससे, तो एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को भी हम यूटिलिटी कह सकते हैं। ओके, हिंदी में उपयोगिता कहते हैं इसको। तो अब इसका क्या, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, तो सबसे पहला है utility is a psychological word. Utility is a formless things which is concerned with human sentiments. It can only be experienced because it has no form. इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। Therefore, utility is supposed to be a psychological word, and that the quantity of one commodity may be different for different person. It may be abstract noun. मतलब यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल वर्ड है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किसी एक कमोडिटी की यूटिलिटी किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बहुत बुरी। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और एक वेजिटेरियन है, तो एक वेजिटेरियन वाले को अगर नॉनवेज खाना खिलाओगे तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी 0 है, लेकिन वही अगर नॉनवेज वाले को खिलाओगे तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी 100% है। तो सेम क्वांटिटी और दो अलग अलग इंसानों में अलग अलग यूटिलिटी आ रही है, राइट? तो ये एक वर्ड है। इफ द चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी मार्जिनल, हाँ देवांश आपने सही लिखा है, ये भी डेफिनेशन सही है। यूनिटी फिर यूटिलिटी इज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर का मतलब भी यही हो गया कि हर व्यक्ति की यूटिलिटी ना अलग अलग होती है। फॉर द एग्जांपल, आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप उस टाइम पर खाना खाएंगे तो उस खाने की यूटिलिटी अलग होगी, और आप खाना खाने के तुरंत बाद फिर खाना खाएंगे तो उसकी यूटिलिटी अलग होगी। So the same utility is found to be different for different individuals. The utility of commodity for one individual depends on the desire, taste, फैशन, हैबिट, एनवायरनमेंट एंड ईच अदर, और बहुत सारे सर्कमस्टेंस है। ओके, फिर यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, यूटिलिटी जो है वो आपके उस तत्कालिक वांट्स पर निर्भर करती है। आपको मतलब प्यास लगी है तो उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा, और तुरंत पानी पीने के बाद एक गिलास पानी और पिएंगे, 2 गिलास और पिएंगे, तो आपको वही पानी जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इंस्टेंट मतलब तुरंत की जो वांट होती है उस पर यूटिलिटी डिपेंड करती है। अभी हिंदी मीडियम की क्लास का पूछ रहे हैं आप, तो हिंदी मीडियम की क्लास में यूट्यूब पर लाइव करूंगा। समय 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते भी लग सकता है, मैं उसको बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा। चलिए अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ते हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, आ सकता है पेपर में। तो भाई यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, तो 3 टाइप की होती है। पहला टोटल उपयोगिता, फिर दूसरा मार्जिनल मतलब
सीमांत उपयोगिता और एवरेज मतलब औसत उपयोगिता। तो टोटल यूटिलिटी मतलब किसी भी कंज्यूमर का एक यूनिट ऑफ कमोडिटी यूज करने से द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी, मतलब उस कमोडिटी की जो भी टोटल उपयोगिता है उसी को टोटल यूटिलिटी कहेंगे। फिर मार्जिनल क्या है? Last unit of a commodity is called marginal utility. The marginal utility is the utility derived from the last unit of a commodity consumed. आपने जैसे एक यूनिट कंज्यूम करा तो आपको 10 यूटिल्स का मजा आया, 2 यूनिट कंज्यूम करा तो 8 यूटिल्स का मजा आया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जो मार्जिन है ना, वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। एवरेज यूटिलिटी मतलब जितना भी कंजम्पशन करा उसको टोटल डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ये तीनों छोटे छोटे हैं, ये क्वेश्चन मैं 100% कैटेगरी में रख रहा हूँ, 3 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ओके, अगला एक क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं 100% कैटेगरी में रखूंगा और ये भी पूछा जा सकता है बिल्कुल। What are the factors which the affects marginal utility? सीमांत उपयोगिता को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए, हिंदी में कहेंगे इसको। और मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। When the supply of a commodity is in surplus, its marginal utility decline. Surplus मतलब ज्यादा, भाई सप्लाई ज्यादा करोगे तो यूटिलिटी कम होती जाएगी। On the other hand, there is a scarcity of goods. The marginal utility will be increase, पता नहीं क्या लिखा, increase, sorry, increase। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझिए जरा ध्यान से सुनिएगा। आप कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर पानी की बहुत दिक्कत है, रेगिस्तान में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहां पर ना 5 लोग हैं, सिर्फ एक पानी का बॉटल है 1 लीटर का, और पानी पीने के लिए सबको ये लाइन से बैठा दिया गया और बोले चलो भैया वो जो 11th 12th क्लास में यूटिलिटी पढ़ा था ना, आज वही चेक करते हैं, आइए। अब यूटिलिटी चेक करना है, रेगिस्तान में गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठे हैं, 1 लीटर पानी है, 5 लोग हैं। एक चम्मच निकाला मैंने, पहले वाले पर्सन को एक चम्मच पकड़ा है, मैंने कहा ये ले भाई चल यूटिलिटी चेक करते हैं। उसको चम्मच दिया पानी पीने के लिए और 1 चम्मच पानी दिया, उसने पानी पिया, बहुत मजा आया उसको, बोला और पानी लाओ, 1 चम्मच और पानी दिया और पानी दिया। भाई यहाँ तो यूटिलिटी फेल हो गई, मार्जिनल। क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ गुड्स है, गुड्स कम है, तो कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगी। कम कैसे है भाई? उसको पानी पीने में मजा आ रहा है, वो तो ऐसे पूरे चम्मच करते करते पूरा 1 लीटर पी जाएगा और उसको हर अगले चम्मच में भी मजा आना है। गॉट इट? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऐसी जगहों पर नहीं लगती है जहां पर गुड्स की कमी हो। क्लियर हो गया? और ऐसे सिचुएशन में भी नहीं लगती है। फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स, पानी की सब्स्टिट्यूट है, बर्फ रखा है, चलो तो ज्यादा करोगे तो नहीं पीऊंगा पानी में, बर्फ को फिर से वो गर्म करके पानी बना के पी लूंगा उसको। तो अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन, उसका सब्स्टिट्यूट है तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी कम ही होती जाएगी। इनकम ऑफ अ पर्सन, अगर इंसान की इनकम विद with the in the income of the firm the marginal commodity increases while other the, मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो यूटिलिटी भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो यूटिलिटी भी घटेगी। क्लियर है? ये समझना है, मैं बता दूं थोड़े टेक्निकल हैं ये, लेकिन अगर आप इनको समझेंगे इकोनॉमिक्स को तो आपको आसान लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राइट अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है भाई? 3 नंबर में आना है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां बायर और सेलर दोनों ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जिस पॉइंट पे, उसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंज्यूमर मतलब हम ग्राहक, सेलर बायर, बायर मतलब कंज्यूमर एक तरीके से। मान लीजिए आप एक शर्ट लेने के लिए गए और दुकान वाले ने कहा 1000 रुपए, आपने कहा 600, दुकान वाले ने कहा 900, आपने कहा 600, उसने कहा 850, आपने कहा चलो भाई ना तुम्हारी ना मेरी 650, डन हो गई डील यहाँ पे। तो दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जहां पर कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाता है
उसी को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? तो वही है, द फर्स्ट assumption of consumers equilibrium is that consumer is a rational human being and purchasing two goods he can achieve maximum satisfaction। अब ये ना assumptions लिखना है, मतलब कौन सी मान्यताएं हैं, मान्यताएं, ठीक है, कि ऐसी ये मतलब ये 3 पॉइंट ना आपको लर्न करने पड़ेंगे। पहला यही है कि भाई ह्यूमन इंसान जो है, the first assumption of consumer equilibrium is that consumer is a rational human being and by purchasing two goods he can be achieve maximum satisfaction। मतलब वो परचेस करेगा तभी उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा है कि परफेक्ट कंपटीशन की धारणा को माना गया है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन हो से कहीं होता नहीं है, लेकिन इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट के लिए इसको माना गया है। फिर तीसरा है कि कंज्यूमर्स का टेस्ट और हैबिट नहीं बदलनी चाहिए जब हम ये एनालिसिस कर रहे हो, और उसके टेस्ट हैबिट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा उस टाइम पर। तो ये 3 assumptions फॉलो किए जाते हैं, आपको सीखने पड़ेंगे तीनों ही, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के डिफेक्ट्स लिखना है, मतलब इसकी कमियां बतानी है। तो भाई कमियां बताएंगे हम। शिवानी आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछ सकते हैं आप। अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए अभी कुछ पूछना है तो। यूटिलिटी, राइट द डिफेक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सीमांत उपयोगिता लागत के डिफेक्ट्स लिखिए। अब कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं इसके, इस क्वेश्चन को भी मैं 100% कैटेगरी में रख रहा हूँ, एग्जाम में आने वाली 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन। सर बताइए, बोलिए। सर ये वीडियो यूट्यूब में मिलेगी ना, क्योंकि अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम पे अध्ययन है वो कोई नहीं है दिक्कत ना। नहीं है, दिस वीडियो विल अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके, चलिए ओके सर। अभी मैंने, हाँ अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे डाउट के लिए बाद में भी बात कर सकते हैं, अभी मैं पढ़ा लूं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, सुनिए ध्यान से। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट यूटिलिटी इज कार्डिनली measured in units और units and that utility can be added and subtracted, मतलब इनको यूनिट्स में मेजर्ड किया जा सकता है, नंबर्स में नहीं। फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट, पैसे की यूटिलिटी ना समान नहीं रहती है। द यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू बी कांस्टेंट, ये ऐसा मान के चलते हैं कि भाई पैसे का यूज जो है वो कांस्टेंट होता है। क्रिटिक पॉइंट आउट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर रिमेन कांस्टेंट, सो इट इज अफेक्ट कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। मतलब जो क्रिटिक, मतलब जो इकोनॉमिक्स की बुराई करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि पैसे का मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। फिर द लॉ डिपेंड्स ऑन द सप्लाई ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड द एंड कॉम्प्लीमेंट्स। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, वो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स पर डिपेंड करती है। इफ द ग्रीन counts are available in plenty, the utility of sorbate will decrease rapidly। मतलब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा गुड्स का एग्जांपल लेते हैं। अगर यूटिलिटी हमें कंज्यूम करना है, जैसे पेप्सोडेंट और कोलगेट का बताता हूँ। भाई मार्केट में अगर पेप्सोडेंट और कोलगेट दो ब्रांड हैं, पेप्सोडेंट का अगर सप्लाई बराबर मेंटेन है, लोग खरीद रहे हैं पेप्सोडेंट, तो फिर ना कोलगेट कोलगेट जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि भाई जो ज्यादा लोग ये यूज कर रहे हैं, ये दोनों कॉम्पिटेटिव गुड्स है एक दूसरे के। ओके, तो you need to learn any 3 points of this question। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 2019 में आया था, मैं इसको इस बार 4 नंबर के लिए बता रहा हूँ। बजट सेट और बजट लाइन, सुनिए ध्यान से, ये आएगा एग्जाम में, 4 नंबर में आएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, भले छोटा दिया है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का बजट सेट लिखने को, 2 नंबर का बजट लाइन लिखने को, यहाँ छोटा दिया है, चाहे तो किताब से पढ़ लीजिएगा। बजट सेट और बजट लाइन। तो बजट सेट क्या होता है, बजट सेट इज द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स
गिवन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई जो लिखा है ना यही लिखना है, अब इसको चाहे रटिए चाहे पढ़िए चाहे लर्न करिए, आई डोंट नो। सेम चीज यहाँ पर बजट लाइन के लिए भी है। बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स that the consumer can buy given his income and price of the goods. It is also called price line. It is show price ratio between goods X and goods Y. मतलब 100 रुपए में आप दो गुड्स खरीद सकते हैं, एक का प्राइस 60 एक का 40। तो यही बजट लाइन हो गई 60-40, यही यहाँ पर बोला जा रहा है। बजट सेट मतलब आप किसी गुड्स के लिए 100 रुपए आपकी इनकम है, वही आपका बजट सेट है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। हिंदी में औकात कहते हैं इसको कि भाई औकात 100 रुपए की है आपकी, ठीक है ना। चलिए फिर 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, तो मैं बोलूंगा इसको सिर्फ रीड कर लेना है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब ये रिपीट नहीं होते हैं, यू कैन रीड इट, आप अपने से रीड कर लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 3 नंबर में, 100% की कैटेगरी में रख रहा हूं मैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। सुनिए ध्यान से, इकोनॉमिक्स में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को हल्के में नहीं लेना है। कई स्टूडेंट का 12वीं क्लास में परसेंटेज बिगड़ने का कारण इकोनॉमिक्स भी बन जाता है। या तो आप, कई बच्चे बहुत पढ़ते हैं इसलिए नहीं बनता, या वो हल्के में ले लेते हैं इसको। भाई थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज होती है, थोड़ा मेहनत करके पढ़ेंगे 95 नंबर आराम से ला सकते हैं आप, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो। मैं कहता हूँ भाई 5 नंबर नहीं आएगा, अकाउंट्स में तो आप 100 भी ला सकते हैं मेरे साथ में, बट यहाँ तो 95 ही लाइए ना, बहुत है इतने। सारी चीजें पढ़िए आप, पर पूरी परीक्षा बोर्ड पढ़ाने के बाद मुश्किल से 20 क्वेश्चन और दूंगा मैं अलग से, वैसे 20 से भी कम ही रहेंगे वो, उनको भी पढ़ना है, वो आखिरी में दूंगा मैं, उसकी जिद न मत करिएगा आपकी नहीं सर अभी दीजिए हमको, वो मैं आखिरी में दूंगा पूरा एनालिसिस करके, सारे प्री बोर्ड वगैरह हो जाए सबके, बोर्ड के भी पेपर आ जाए, मॉडल टेस्ट पेपर भी निकालता है बोर्ड में, हो सकता है वो आपको ना मिले, मुझे मिल जाते हैं कई बार, तो वहां से भी मैं देख लूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, गिफन पैराडॉक्स क्या होता है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। इन इकोनॉमिक्स गिफन गुड्स इज अ गुड दैट इज इन ग्रेटर डिमांड एज इट्स प्राइस इंक्रीजेस। सुनिए, ये बोल रहा है कि भाई ऐसा गुड्स जिसकी प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा गुड्स है भाई उसकी प्राइस बढ़े, मतलब टमाटर का प्राइस बढ़ेगा तो लोग टमाटर कम खरीदेंगे, मतलब प्राइस बढ़ने पर गुड्स की डिमांड कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गिवन गुड्स आर गुड्स दैट इज ग्रेटर डिमांड एज इट्स प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड भी बढ़ती है, एंड प्राइस कम होने पर उसकी और मतलब उसकी डिमांड कम हो जाती है प्राइस कम होने पर। A given goods is typically an inferior product that does not have easily available substitutes, जिनके substitute नहीं होते हैं। There is a positive relationship between the price and the quantity demanded. Positive relation मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी, डिमांड भी बढ़ेगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगी। अब आप कहेंगे सर कैन यू गिव मी द एग्जांपल, श्योर आई विल गिव यू एग्जांपल, डोंट वरी, वेट करिए। This situation is also known as Giffen paradox. इसी को Giffen paradox कहते हैं। The demand for inferior goods such as gross gain, coarse cloth, inferior meat, etc. will not increase even with the fall of their prices, because consumers of these commodity will start consuming more of superior commodity. As a result, the demand of Giffen will fall. आप कहेंगे सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझाइए सर। भाई गिफिन या इंफीरियर के जो यूजर्स होते हैं उनकी मजबूरी है कि उनको वही चीज यूज करना है, उसके अलावा वो दूसरा चीज यूज ही नहीं कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तो इसीलिए उस चीज का भाई वो उनको वो यूज ही वही चीज करनी है, तो उसका प्राइस बढ़े या घटे वो तो वही खरीदेंगे ना। फिर आप कहेंगे सर घटने पर क्यों नहीं खरीदते हैं उसको,
घटने पर भी तो खरीदना चाहिए, लेकिन घटने पे भी नहीं खरीदते, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज होती है। भाई आइए, आईफोन का यूज, आप लोग आईफोन गिफिन पैराडॉक्स कैसे हो गया? सब लोगों ने नाम सुना है। अगर आईफोन 5,000 रुपए का मिलने लगे तो फिर लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे मालूम है? अरे फिर वो घटिया फोन कौन खरीदेगा? घटिया नहीं, सेम वही फोन है, लेकिन उसकी प्राइस आज अगर 5,000 हो जाए ना, तो आईफोन फिर जो करोड़पति लोग लेके चलते हैं फिर वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है वो 5,000 वाला फोन लेके चल रहे हैं, उनका स्टेटस डाउन होगा उससे, फिर वो जाके फालतू में 2-2 लाख के दूसरे फोन खरीदेंगे। तो आईफोन एक स्टेटस सिंबल हो गया ना। आईफोन चाहे 2 लाख रुपए में मिले चाहे 3 लाख में मिले, लोग खरीदेंगे। लेकिन आईफोन का प्राइस अगर बहुत कम हो जाए तो भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 5,000 का फोन कौन रखेगा जेब में? सबको पता चल गया कि इसकी औकात 5,000 है, इससे अच्छा भाई 10-20 हजार का सैमसंग वाला खरीद लेंगे वो। गॉट इट? तो कई बार ना इस साइकोलॉजी रहती है, दैट इज कॉल्ड गिफिन पैराडॉक्स, मतलब दीज टाइप्स ऑफ गुड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिफिन का ही एक दूसरा, सुनिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज पढ़िए, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था पिछली बार बच्चों को, इंफीरियर इंफीरियर इंफीरियर, और ये रहा इंफीरियर आ गया। तो आपको भी जो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊं ना, तो उसको पढ़ना ही है 100%। इस बार गिफिन पैराडॉक्स आएगा, और इंफीरियर तो हर बार पूछा जाता है। इंफीरियर को घटिया भी बोलते हैं, तो घटिया क्वालिटी। इंफीरियर गुड्स में बी डिफाइंड एज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इनकम। अरे जिस, अगर उसकी इनकम कम हो जाए तो ऐसे चीजों का प्राइस बढ़ जाता है। एंड डिक्रीज विथ इनकम इंक्रीजेस इन इनकम। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज इन नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसे gross grains like bajra rice of low quality, डालडा और चीपर वेजिटेबल ऑयल। अरे समझिए ना, बाजार में 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चावल मिलता है मान लीजिए, और 5 रुपए केजी आटा मिलता है। ओके, ठीक है। तो अब इसको आप तो खरीदने जाएंगे नहीं, अभी 2 रुपए किलो वाले चावल में कहीं कीड़े उड़े भी पड़े होते हैं, इसमें भी ऐसी घटिया क्वालिटी का है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप अच्छी खासी जॉब करते हैं तो फिर आप तो बढ़िया जाएंगे और रिलायंस फ्रेश से सब चीजें लेकर के आएंगे। लेकिन नौकरी चली गई, जेब में 10 रुपए बचा है, अब खाना खाना है भाई, परिवार को खिलाना, फिर तो जाना पड़ेगा ना यहाँ। तो वही चीज यहाँ दिया है कि हुज डिमांड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम। अगर आपका पैसा, आपकी इनकम घट जाए तो ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, मजबूरी है। आप वैसे तो जाते हैं कहाँ, डालडा, मतलब डालडा और घी का एग्जांपल समझिए ना भाई। आप डालडा मतलब ये 30-40 रुपए किलो मिलता होगा, और घी तो 200-250 रुपए किलो मिलता है। तो अगर आप बढ़िया कमा रहे हैं तो आप घी खाएंगे, नहीं है तो डालडा खाएंगे। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंफीरियर गुड्स, जिनका नेगेटिव रिलेशन होता है अपने प्राइस और इनकम के साथ में। इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, 2020 में पूछा गया था, और ये आना चाहिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को, 23 में भी आ सकता है, 22 में भी, 21 में भी। अच्छा क्वेश्चन है, 100% कैटेगरी में रखूंगा इसको। कंज्यूमर बजट क्या होता है? एग्जाम में ये नहीं आएगा, क्योंकि बजट का तो एक चैप्टर ही है पूरा। आइए अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ओके, इस क्लास में 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन ही हो पाएंगे, बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। 2 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा है सिर्फ 8 मिनट का, 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड। अब डिमांड के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सुनिए। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, एलिमेंट्स क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, तो वो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब डिमांड के एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला है डिजायर फॉर गुड्स। किसी भी वस्तु की डिमांड तभी बढ़ेगी जब उसके लिए खरीदने की इच्छा हो, तो पहला एलिमेंट हो गया डिजायर। फिर पैसा हो, फिर खर्चा करने का मन हो, फिर प्राइस उसका फिक्स्ड हो, और समय भी हो, समय आपके पास भी हो और उसके पास भी हो। ठीक है, देवांश,
हाँ देवांश, आपने बिल्कुल सही लिखा है। या ओके, कम्युनिटी इंटेलिजेंस, हाँ लैंग्वेज सेम है। सुनिए तो इसको, ये क्वेश्चन हो चुका है एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, उसी को इन्होंने लॉन्ग में दे दिया है, तो पढ़ लीजिएगा। फिर भैया आ जाइए, यूटिलिटी हमने पढ़े थे ना अभी, मार्जिनल और टोटल, इनके डिफरेंस पढ़ने हैं। मैं इस क्वेश्चन को रैंक दूंगा 100% कैटेगरी में, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड एट द मार्जिनल यूटिलिटी। और ये टोटल मतलब द सम टोटल ऑफ ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी। इफेक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एज द कंजम्पशन इंक्रीज। कंजम्पशन बढ़ाओगे तो यूटिलिटी कम होगी, और यहाँ पर टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। कंजम्पशन बढ़ाओगे भाई तो यूटिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल यूटिलिटी कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन प्राइस डिटरमिनेशन। किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ने या घटने में मार्जिनल यूटिलिटी का रोल होता है, लेकिन यहाँ टोटल यूटिलिटी का कोई रोल नहीं है प्राइस घटने बढ़ने में। पॉइंट ऑफ स्टैटिक, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो एट द पॉइंट ऑफ स्टैटी, और ये क्या होता है? हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए। लॉ ऑफ डिमांड, अब ये 6 कॉजेस लिखा है ना, तो 6 की जगह पे 4 कॉजेस आएगा। इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, या लॉ ऑफ डिमांड का जब हम कर्व बनाते हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, डाउनवर्ड टू द राइट, राइट से, वो भी इसका कारण यहाँ समझ में आएगा। आइए, फॉलोइंग द कॉजेस for the downward sloping of the demand curve. पहला, law of diminishing marginal utility. According to this law, consumption of a commodity increases, the utility from its successor unit goes diminishing. इसको प्लीज पढ़िएगा, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको भी समझना है ये। फिर इनकम इफेक्ट चेंजेस, अगर उसकी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, फॉल इन प्राइस, रियल इनकम इंक्रीजेस, तो भाई उसके भी कम्युनिटी पर असर पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कितना है, रिलेटेड प्राइस, उससे भी डिमांड पर असर पड़ता है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, कंज्यूमर ग्रुप मतलब 50 लोगों गरीबों का समूह, फिर उससे 50 लोग ऊपर, फिर उससे ऊपर, ये कंज्यूमर ग्रुप होता है। मतलब किसी भी शहर में मान लीजिए 1 लाख लोग हैं जो पैसे वाले हैं, और 50,000 लोग हैं गरीब, तो ये गरीबों का एक अलग ही ग्रुप। बिजनेसमैन ऐसे सोच के चलते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक बिस्किट बनाया, एक पार्ले जी बनाया जो 5 रुपए का बेचना है, और एक पार्ले जी वाले बच्चे की फोटो लगा के पांडे जी बनाया, ये 3 वाला बेचना है। तो ये 5 वाला अमीरों की बस्ती में मतलब मिडिल क्लास में बेचेंगे, गरीबों के इधर पे ये पांडे जी वाले डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेंगे, बोलेंगे जाओ ये नकली वाला बेचो। तो कंज्यूमर ग्रुप का मतलब ये होता है। जो भी बिजनेसमैन प्रोड्यूस करते हैं ना कंपनियों फैक्ट्रियों में, वो सब भाई हम इकोनॉमिक्स ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसी के बेस पर वो पूरा रिसर्च करते हैं। समझ में आ गया? फिर डिफरेंट यूज, जैसे मेनी गुड्स हैव अल्टरनेटिव, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, चीज, बटर। तो इफ प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूस, अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाए तो इट विल बी पुट इनटू डिफरेंट यूज, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर मिल्क एक्सपेंड्स। तो कई गुड्स के कई डिफरेंट यूज होते हैं, उससे भी उसकी डिमांड प्रभावित होती है। टेंडेंसी टू सेटिस्फाई द अनसेटिस्फाइड वांट्स, ईच पर्सन हैज सम अनसेटिस्फाइड वांट्स। सबके कुछ ऐसे सभी इंसानों के कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूरा नहीं होती हैं, तो अगर प्राइस कम होता है तब वो पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एप्पल रिस्ट वॉच लेनी है, या ऑफ कोर्स दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके, और एप्पल बैंड लेना है, और भाई वो अभी 25,000 रुपए का आता है, न्यू ईयर में ऑफर आया है कि भाई 80% ऑफ, ओके, अब वो 5,000 रुपए का आएगा। तो अब मान लीजिए आपके पास इतना तो हो गई, जब आप 25 का सोच रहे हो पहनने की चीज, तो 5-10 तो हो गई। अब आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, तो वही लिखा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, तो वो अपना वांट जो है वो पूरा करना चाहेगा, विच लीड्स हिम टू इंक्रीज इट्स डिमांड,
because of the tendency of human being the demand curve slopes downward to the right. तो भैया इसी टेंडेंसी की वजह से डिमांड कर्व जो है ना वो राइट पे डाउनवर्ड स्लोप करता है. आई होप आप समझ में गए होंगे. 2 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, समय हो गया है अब खत्म. अगले क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो भी खत्म नहीं कर पाएंगे. सुनिए, जो लोग इकोनॉमिक्स यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो या जैसे भी पढ़ रहे हैं आप, मैं एक बात बता दूं, इकोनॉमिक्स बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन उसको समझना पड़ता है और 1 to 1 वर्ड पढ़ना पड़ता है. कई बार ना चीजें समझ में नहीं आती हैं, वो हम रीड करते हैं वो ऊपर से निकल जाती हैं. फिर भी आप प्रयास करिए, 2 बार 3 बार 4 बार उसको रीड करिए, उन वर्ड्स को बार बार लर्न करिए. डेफिनेटली आप सीख पाएंगे. पूरे इकोनॉमिक्स में घबराना नहीं है. शुरू के 2 चैप्टर तो आसान है, पहला वाला दूसरा. 3 4 5 जो चैप्टर हैं सॉरी, वो थोड़े से टेक्निकल हैं, फिर आगे और भी आसान है. तो चलिए, ओके, थैंक्स फॉर करेक्टिंग. सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. अगले इकोनॉमिक्स के लाइव सेशन में मिलते हैं.